हेलो स्टूडेंट्स, एनबीजे स्टडीज़ यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विकास है। हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया है और ज्योग्राफी के अंदर अभी तक हमारे कॉन्सेप्ट हैं, हाइपोथेसिस हैं, उन्हीं को हमने कंप्लीट किया है। तो सबसे जो अब लास्ट में किया है वो था बिग बैंग। क्यों? क्योंकि ये लेटेस्ट थ्योरी है, काफ़ी माना जाता है। तो इसके आगे फिर पता चलता है कि भाई इस तरीके से तो यूनिवर्स बना। अब यूनिवर्स के अंदर होता क्या क्या है बताया जाता है कि जो यूनिवर्स होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सौर मंडल होते हैं, सोलर सिस्टम जिन्हें कहा जाता है। इन बहुत सारे सौर मंडलों से मिलकर किस चीज़ का निर्माण होता है, गैलेक्सी का निर्माण होता है। बताया जाता है फिर अरबों गैलेक्सियाँ मिलकर एक क्लस्टर का निर्माण करती हैं। ध्यान से बताया जाता है करोड़ों सौर मंडल, सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी को बनाते हैं। फिर ऐसी करोड़ों गैलेक्सियां मिलकर एक क्लस्टर का निर्माण करती हैं और फिर ऐसे करोड़ों अरबों क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं और फिर ऐसे करोड़ों सुपर क्लस्टर मिलकर हमारे इस यूनिवर्स को बनाते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी इसकी एक डेफिनेशन दी गई है कि भाई जैसे गैलेक्सी होती क्या है। सबसे पहले हम वही देख लेते हैं भाई गैलेक्सी के अंदर क्या सिस्टम होता है। हमारी जो गैलेक्सी है हम उसी से ही स्टार्ट कर देते हैं। हमारी गैलेक्सी कुछ इस तरीके से है। ये है माना हमारी गैलेक्सी। सबसे पहले हमारी इस गैलेक्सी का नाम क्या है? इसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे ये है हमारी गैलेक्सी का नाम, यानी हिंदी में कहें तो इसको हिंदी में कहेंगे दुग्ध मेखला। ठीक है। गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा। आकाश गंगा और हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे है, दुग्ध मेखला है। ठीक है। आकाश गंगा नाम क्यों रखा गया है? यहाँ पर हम आकाश गंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी इस धरती पे एक नदी है पवित्र। कौन सी? गंगा नदी। तो जो ये आकाश गंगा नाम दिया गया है तो इस तारों का एक समूह है जो एक नदी की तरह बना हुआ है। जैसे सांप चलता है ना, और जैसे नदी चलती है सरफ की तरह, तो कुछ ऐसे ही सरफ की सेफ में ऐसी ही एक नदी की तरह बहुत सारे तारों का क्या है, समूह बना हुआ है। उसी समूह को क्या नाम दिया गया है कि भाई ये गंगा नदी की तरह है, तो उसको कहा गया है कि आकाश गंगा। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया भाई? गैलेक्सी का नाम हमारे यहाँ आकाश गंगा। और हमने अपनी गैलेक्सी का नाम फिर क्या रखा? मिल्की वे, यानी दुग्ध मेखला इसका नाम रखा है। फिर हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी की 4 भुजाएं हैं भाई। ठीक है। हमारी गैलेक्सी की कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। पहली भुजा माना यहाँ पे, ये माना हमने दूसरी भुजा है आरम। ये है भाई हमारी गैलेक्सी की तीसरी भुजा और ये क्या है? चौथी भुजा है। सबसे पहले हमारी गैलेक्सी की कितनी भुजाएं हैं पूछी जाए? 4 है। 1 2 3 एंड 4 ये है भाई। फिर ये क्या है? हमारी गैलेक्सी का सेंटर है भाई। हमारी गैलेक्सी का क्या है? ये केंद्रीय भाग है और हमारी गैलेक्सी के इस केंद्रीय भाग को एक नाम दिया गया है। इसका नाम है बल्ज। क्या कहते हैं इसको? बल्ज बोलते हैं। ठीक है। और क्या है? ये केंद्र है, सेंटर। गैलेक्सी के सेंटर को क्या कहते हैं? बल्ज कहते हैं। अब जो ये दिख रहा है
इसी केंद्रीय भाग यानी यहाँ पर एक चीज़ और होती है जिसका नाम होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल कृष्ण वीवर के नाम से इसे जाना जाता है या कृष्ण छिद्र भी बोल देते हैं भाई। गैलेक्सी के केंद्रीय भाग में क्या पाया जाता है भाई? ब्लैक होल होता है। और हमारे इस ब्लैक होल का जो नाम है, नेम है, वो है सैजिटेरियस ए। ये है हमारी गैलेक्सी के केंद्र में पाए जाने वाले ब्लैक होल का नाम। क्या नाम है? सैजिटेरियस ए। ये ब्लैक होल इतना विशालकाय है, अगर हम बताएं इसका एरिया तो बताया जाता है कि 40 लाख सूर्य, 40 लाख सूर्यों के बराबर इसका अकेले का क्या है? साइज है। अब जैसे बात करते हैं, सबसे बड़ा जो हमारे सोलर सिस्टम में है ना, वो कौन है? सन है भाई। सबसे बड़ा कौन है? सूर्य है। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। ये है हमारे सूर्य का व्यास। अब बताया है इसने कि भाई हमारे इस ब्लैक होल का जो साइज है, ऐसे ऐसे 40 लाख सूर्य मिला देना तब उनका जो साइज बनेगा वो अकेले किसका साइज है? हमारे इस ब्लैक होल का। तो जो गैलेक्सियों के केंद्र में पाए जाते हैं ब्लैक होल, वो क्या होते हैं? वो बहुत ही विशालकाय क्या होते हैं? ब्लैक होल होते हैं। तो इस विशालकाय ब्लैक होल का नाम है सैजिटेरियस ए और ये 40 लाख सूर्यों के बराबर है। ठीक है, फिर बात आती है ब्लैक होल होता क्या है। ये गुरुत्वाकर्षण बल का एक केंद्र होता है, यानी ब्लैक होल के अंदर ग्रेविटेशन पावर इतना ज़बरदस्त होता है कि इसके अंदर जो कुछ भी आता है ये उसी को खा जाता है, उसी को निगल जाता है। यहाँ तक कि सूर्य का जो प्रकाश है वो भी ब्लैक होल को पार नहीं कर सकता। जो लाइट है ना, कितनी ज़बरदस्त स्पीड होती है लाइट की, लाइट भी ब्लैक होल को क्रॉस नहीं कर सकती। ये उसी के अंदर ये लाइट को भी खा जाएगा, तो इतनी पावर होती है। तो इसका मतलब जो ब्लैक होल है वो हमारी गैलेक्सी को धीरे धीरे करके क्या कर रहा है? निगल रहा है अपनी तरफ। धीरे धीरे हमारी इस गैलेक्सी को क्या कर रहा है? वो खा रहा है। ठीक है, यानी हमारा जो सौरमंडल है ना, वो दूसरी भुजा में है। हमारा जो सौरमंडल है वो कौन सी भुजा में है? दूसरी भुजा में है। इसको अगर मैं अच्छे से बनाऊं तो ये माना क्या है? दूसरी भुजा है। हमारा सौरमंडल है यहाँ पे। सौरमंडल को मैं एक साइड में बना रहा हूँ, छोटा सा डायग्राम। इस साइड में सोलर सिस्टम होता क्या है? माना सूर्य, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं अपनी ऑर्बिट में, वो क्या है? प्लेनेट है भाई। इस तरीके से हमारे 8 प्लेनेट क्या करते हैं? यहाँ पे सेकंड वाली आर्म के अंदर इस भुजा में इस तरीके से चलते हैं। फिर जो ये छोटे वाले बनाए हैं ये है भाई सैटेलाइट। ये क्या है? सैटेलाइट बनाए हैं। ये बड़ा क्या है? ये है प्लेनेट। ये क्या है? एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है। ऐसे ही ये एक ग्रह है, प्लेनेट है। ये क्या है? एक छोटे वाला सैटेलाइट है। ऐसे ही सेम ये बनता है। तो क्या है यहाँ पर? इसे बोलते हैं सौर परिवार। यानी बीच में तो सेंटर में है सन, सन के चारों तरफ जो ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो होते हैं
ग्रह, और ग्रह के चारों तरफ जो रिवॉल्यूशन करता है ऑर्बिट में वो क्या होता है, उपग्रह होता है, वो होता है सैटेलाइट। तो हमारा सोलर सिस्टम दूसरी भुजा के अंदर है। ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम यहाँ पे है ये भाई। यहाँ पे है, और हमारे इस सोलर सिस्टम का जो नाम है वो है भाई, सॉरी सोलर सिस्टम नहीं, हमारी जो ये भुजा है ना, हमारी इस भुजा का जो नाम बनता है वो है भाई ओरियन। हमारी भुजा का नाम क्या है, ओरियन है। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा सोलर सिस्टम कौन सी भुजा के अंदर आता है, दूसरी, उस दूसरी भुजा का नाम क्या है, उसका नाम है भाई ओरियन। फिर अगर पूछे कि सोलर सिस्टम और हमारे इस ब्लैक होल या हमारी गैलेक्सी के केंद्र की बीच की दूरी क्या है, तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है भाई 33,000 33,000 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष कहेंगे। हमारे सोलर सिस्टम या कह सकते हैं ओरियन जो हमारी भुजा है उसकी और हमारे गैलेक्सी के केंद्रीय भाग की दूरी कितनी है, तो उसे कहेंगे हम 33,000 प्रकाश वर्ष। आ गई बात समझ में, क्या कहेंगे, 33,000 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। ये है हमारी इस हमारे सोलर सिस्टम और हमारी गैलेक्सी के केंद्रीय भाग के बीच की दूरी। तो बताया जाता है कि भाई जो ये ब्लैक होल है ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे हमारे इस सोलर सिस्टम को या कह सकते हैं धीरे धीरे ये हमारी गैलेक्सी को निगलता जा रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींचता जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ब्लैक होल क्या करेगा, हमारे इस सोलर सिस्टम को, अपनी इन भुजाओं को भी क्या करेगा, अपने अंदर समेट लेगा, खा जाएगा। यानी बताया जाता है कि हमारी इस सोलर सिस्टम का जो अंत होगा ना वो इसी ब्लैक होल से होना है। क्यों, क्योंकि ये धीरे धीरे इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो धीरे धीरे ये जितना क्लोज आएगा हमारा सोलर सिस्टम भी इसके अंदर समा जाएगा। और ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर टाइम भी शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, वहाँ पर समय खत्म हो जाता है। ब्लैक होल ही एक ऐसा स्थान है जहाँ से लौटकर कभी कोई वापस नहीं आया, ये साइंटिस्ट का मानना है। तो इस तरीके से इतनी दूरी है, और ये दूरी क्या बताई जा रही है, धीरे 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 कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि ये इस पूरी गैलेक्सी को सिकोड़ रहा है, खा रहा है। तो इस तरीके से याद रखना, हमारा ब्लैक होल ये उसका नाम है, ये इसका साइज है, सोलर सिस्टम ये है, हम दूसरी भुजा के अंदर है। फिर जो बल्ज होता है ना, केंद्रीय भाग जिसे बोलते हैं, इस बल्ज के अंदर होते हैं सर्वाधिक व पुराने तारे, ओल्ड स्टार। सबसे ज़्यादा तारे कहाँ पर पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं किसी भी गैलेक्सी के केंद्र के आसपास। क्यों, क्योंकि ब्लैक होल ने यहाँ पर ज़्यादा खींच रखा है चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तारे कहाँ पर पाए जाते हैं, ब्लैक होल के आसपास में, या कहेंगे हम गैलेक्सी के केंद्र के आसपास पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा तारे भी। और सबसे ज़्यादा पुराने तारे भी एक गैलेक्सी में कहाँ पर मिलते हैं, सबसे ज़्यादा पुराने तारे भी कहाँ पर मिलेंगे, एक गैलेक्सी के अंदर, गैलेक्सी के केंद्रीय भाग के आसपास मिलते हैं। और जो तीसरी और जो चौथी भुजा है ना, इसमें पाए जाते हैं नए तारे, न्यू स्टार। तीसरी और चौथी भुजा में होता है नए तारों का जन्म। न्यू स्टार जो है वो थर्ड एंड जो फोर
आर्म है उसके अंदर जन्म लेते हैं। अब इस सोलर सिस्टम को मैं आपको थोड़ा सा और बेहतर बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे बनेगा ये सोलर सिस्टम। हम अपना ये जो हम बना रहे हैं ब्लैक सर्किल, ये क्या है भाई, ये बना रहे हैं हम ऑर्बिट। ऑर्बिट को हिंदी में कहते हैं कक्षा। क्या कहेंगे, कक्षा कहेंगे भाई ऑर्बिट को हम हिंदी के अंदर। ये कुछ इस तरीके से होती है। हर प्लेनेट अपनी एक धुरी पर क्या करता है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, कुछ इस तरीके से। आज 8 प्लेनेट माने जाते हैं, तो ये इस तरीके से ये उनकी 8 ऑर्बिट है। ठीक है, ये हम जो बना रहे हैं ब्लैक वाले सर्किल, ये क्या है भाई, ये है एक प्लेनेट है। ठीक है, ये क्या है भाई, प्लेनेट है ये। यहाँ पर हम इनको इस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं, हम इनको ऐसे बना रहे हैं। ये यहाँ पे बना देते हैं। ये है हमारा सोलर सिस्टम, जिसको हमने कुछ इस तरीके से क्या किया है, जूम किया है, यानी बड़ा बना के दिखाया है, उस कोने में था जैसे। ये क्या है बड़े वाले, ये है एक प्लेनेट। ठीक है, और ये छोटे वाले क्या हैं, उपग्रह हैं भाई, सैटेलाइट हैं ये। ठीक है, और ये जो हमने ब्लैक ये सर्कल ये बना रखे हैं, ये क्या है, ये है भाई ऑर्बिट है। ऑर्बिट को हिंदी में बोलते हैं यानी कक्षा। क्यों, क्योंकि एक प्लेनेट की जो ऑर्बिट होती है, कक्षा होती है, वो किसके चारों तरफ होती है, वो होती है एक ग्रह के चारों वो होती हैं ग्रह की कक्षाएं, ऑर्बिट सूर्य के चारों तरफ। तो ये प्लेनेट चक्कर किसके चारों तरफ लगाते हैं, ये लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ। सूर्य के चारों तरफ, जिसे बोलते हैं परिक्रमा, यानी रिवोल्यूशन के नाम से, परिक्रमा के नाम से इसे जाना जाता है। फिर जो एक सैटेलाइट होता है, ये उसकी ऑर्बिट है। ये एक सैटेलाइट की क्या है, ऑर्बिट है, कक्षा है। तो एक सैटेलाइट किसके चारों तरफ, किसके ऑर्बिट में किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, सैटेलाइट लगाता है प्लेनेट के चारों तरफ। ठीक है, और इन सब को लेकर ये सन कहाँ पर चक्कर लगाता रहता है, अपनी इस गैलेक्सी में। साथ के साथ ये सब क्या करते रहते हैं, ये ऐसे गैलेक्सी भी हमारी क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है। तो ये सब सारे के सारे इस सन के साथ इस गैलेक्सी में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये सोलर सिस्टम ओरियन भुजा के अंदर है, और हमारे इस गैलेक्सी के केंद्रीय भाग से इसकी दूरी है 33,000 प्रकाश वर्ष। क्लियर है। फिर हमारा जो ये सोलर सिस्टम है ना, बताया जाता है, सोलर सिस्टम नहीं, हम ओवरऑल अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं। हमारी गैलेक्सी के अंदर 200 अरब तारे हैं भाई। अगर पूछे मिल्की वे के अंदर कितने तारे हैं, तो मिल्की वे के अंदर तारों की संख्या कितनी है, 200 अरब है। वैसे एक एवरेज निकाली जाती है ना, तो गैलेक्सियों में तारों की संख्या अगर एवरेज माने तो 100 अरब मानी जाती है। ठीक है, कितनी मानी जाती है, 100 अरब। क्यों, क्योंकि गैलेक्सियां बड़ी भी होती हैं और गैलेक्सियां छोटी भी होती हैं। क्लियर है। तो औसत जो मानी जाती है वो होती है 100 अरब तारे। लेकिन हमारे वाली गैलेक्सी के अंदर तारों की संख्या कितनी है, 200 अरब। ठीक है, कितनी बताएंगे भाई, 200 अरब हमारे तारों की संख्या है गैलेक्सी में।
फिर बताया जाता है कि हमारी जो गैलेक्सी है ना, हमारी इस गैलेक्सी के कुल द्रव्यमान का, जो हमारा सोलर सिस्टम बनता है, हमारी गैलेक्सी के कुल द्रव्यमान का जो ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये है भाई 33,000 करोड़ वा हिस्सा। यानी हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सी का कौन सा हिस्सा है, ये है 33,000 करोड़। यानी हमारे इस सोलर सिस्टम का साइज ही क्या है, आप अनुमान लगा सकते हो, कुछ भी नहीं है। और बताया जाता है कि भाई इस तरीके से सोलर सिस्टम होते हैं। इन सोलर सिस्टमों से प्लेनेट, सैटेलाइट, स्टार वगैरह, इन सब चीज़ों से मिलाकर किस चीज़ का निर्माण होता है, एक गैलेक्सी का निर्माण। किसका? एक गैलेक्सी का निर्माण। फिर बताया जाता है, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ, ठीक है। एक गैलेक्सी का निर्माण होगा भाई इन सारी चीज़ों के मिलने से। अब एक गैलेक्सी बन गई, ठीक है। यानी कहें तो हम करोड़ों सौर मंडल हैं, जो सोलर सिस्टम कहेंगे इंग्लिश में। करोड़ों सौर मंडल मिलकर क्या बनाते हैं, एक गैलेक्सी बनाते हैं, ठीक है। फिर ऐसी अरबों गैलेक्सियां मिलकर, ऐसी अरबों गैलेक्सियां मिलकर एक क्लस्टर बनाती हैं। फिर ऐसी अरबों गैलेक्सियां मिलकर क्या बनता है, उसको क्या कहा जाता है, अरबों गैलेक्सियों के समूह को क्लस्टर बोलते हैं। फिर ऐसे अरबों क्लस्टर मिलकर, ऐसे अरबों क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक सुपर क्लस्टर का क्या करते हैं, निर्माण। और फिर बताया जाता है भाई ऐसे करोड़ों सुपर क्लस्टर, ऐसे करोड़ों सुपर क्लस्टर मिलकर, करोड़ों सुपर क्लस्टर मिलकर क्या करते हैं, हमारे इस यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भाई, हमारे इस यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। तो इतना बड़ा ये सिस्टम होता है, तब जाकर क्या होगा, हमारे इस यूनिवर्स का निर्माण होगा। तो आप सोच सकते हो कि ब्रह्मांड कितना विशालकाय है, कितना बड़ा है। और इस ब्रह्मांड के सामने हमारी पृथ्वी की जो एक हैसियत बताई जाती है, औकात बताई जाती है, वो क्या होती है, देखो अनुमान के तौर पर बताया जाता है। ये भी माना हमारे भारत के अंदर एक डिज़र्ट है, रेगिस्तान है, जिसका नाम क्या है, थार, है ना, जो पश्चिमी भारत के अंदर है, राजस्थान के अंदर, जो बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल में क्या है, बालू ही बालू मिट्टी है, और वो बहुत ही महीन कणों वाली, बहुत ही बारीक कणों वाली क्या है, बालू मिट्टी है। अगर उस मरुस्थल में से आप किसी एक छोटे से बालू के कण को उठा लेते हो, तो उस मरुस्थल के सामने उसकी कोई औकात है, नहीं है। तो देखिए अब क्या बोलता है, ये बोलता है केवल भारत ही नहीं, इस पृथ्वी पर जितने भी डिजर्ट है ना, वो भी नहीं। इसने कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सभी मरुस्थलों को मिला दें, और फिर उनमें से अगर हम एक बालू का केवल एक छोटा सा कण उठाएं, तो उस इतने सारे बड़े रेगिस्तान के इन डिजर्टों के सामने हमारी पृथ्वी की औकात कितनी है, हैसियत कितनी है उस एक बालू के कण की। तो देखिए हमारा जो डिज़र्ट है वो काफ़ी बड़ा है, और उससे भी बहुत बड़े हैं, सहारा डिज़र्ट है अफ्रीका के अंदर। तो इसने केवल पृथ्वी नहीं कहा, इसने कहा पूरे ब्रह्मांड के मरुस्थलों को मिला दें, और फिर अगर बालू का एक कण उठाते हैं
तो जो उसकी एक हैसियत है वो हमारी पृथ्वी की है, किसके सामने, इस ब्रह्मांड के सामने। और हम ये बोलते कि भाई हम ही हम है, हमसे अलग कुछ है ही नहीं। तो ये है हमारा साइज। और फिर पृथ्वी भी कितनी बड़ी है, पृथ्वी पर जनसंख्या कितनी है, तो हमारी तो कोई हैसियत है ही नहीं इस हिसाब से। तो ये सारा सिस्टम मिलकर क्या बनता है भाई, हमारा इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है। फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बताए जाते हैं कैसे, जो सबसे बड़ी अब तक की खोजी गई 2020 तक की जो सबसे बड़ी खोजी गई गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नाम है IC1101। ये क्या है, अब तक की सबसे बड़ी गैलेक्सी। क्या है भाई, सबसे बड़ी गैलेक्सी है ये। अब तक की सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी है, IC1101। इस गैलेक्सी के अंदर बताया जाता है 100 ट्रिलियन तारे हैं भाई, 100 ट्रिलियन इसके अंदर क्या है, तारे हैं। ये है इस सबसे बड़ी गैलेक्सी में मैक्सिमम स्टार की वैल्यू कितनी, 100 ट्रिलियन। तो कितने ज़्यादा हो गए भाई ये। फिर बताया जाता है हम एक साथ, जैसे हम माना अपनी रूफ छत पर लेटे हुए हैं, या हम अचानक से ऐसे देखते हैं, हमको एक साथ पलक झपकते ही हमको एक साथ 2500 तारे दिखाई देते हैं। हमको एक साथ में कितने तारे दिखाई देते हैं, 2500 तारे। जैसे भी अचानक से देखोगे ना तो 2500 तारे दिखेंगे। उनमें से हमको कुछ दिख भी रहे हैं, कुछ छोटे हैं, बड़े हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन अनुमानित हमको एक बार में 2500 तारे क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है। फिर बताया जाता है जो हमारी गैलेक्सी है ना, हमारी गैलेक्सी का जो द्रव्यमान है, हमारी गैलेक्सी का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को बोलते हैं मास। हमारी गैलेक्सी का जो द्रव्यमान है भाई, यही बनेगा शायद, द्रव्यमान है या मास है, वो है भाई 200 अरब सूर्यों के बराबर। सूर्यों के बराबर। ठीक है। कितना है, हमारी गैलेक्सी का द्रव्यमान 200 अरब सूर्यों के बराबर है, यानी इतनी बड़ी है। 200 अरब सूर्यों को मिला दोगे तो वो किसका मतलब फिर किसका साइज देगा, तब जाके वो गैलेक्सी का साइज देगा। तो इस तरीके से ये हमारी गैलेक्सी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बताया जाता है कि जैसे हमारी गैलेक्सी का जो द्रव्यमान है ना इतना ज़्यादा, हम उस द्रव्यमान का, हम उस मास का केवल 10% ही क्या द्रव्यमान जो है टोटल, उस द्रव्यमान का 10% ही देखते हैं, देख सकते हैं। हम अपनी गैलेक्सी का जो इतना भारी, इतना ज़्यादा द्रव्यमान है, मास है, हम उस मास का केवल 10% ही देख सकते हैं। जो 90% है वो दिखाई नहीं देता, वो दिखाई नहीं देता हमको। अब वो दिखाई क्यों नहीं देता, बताया जाता है कि जो 10% है ना, वो 10% क्या है, वो 10% है भाई प्रकाश, यानी लाइट, प्रकाश हो गया। दूसरा धूलकण हो गए, जो धूलकण है प्रकाश है, ये सब 10% का हिस्सा माना जाता है। ठीक है। अब
जो 90% रह गया, उस 90% के अंदर आता है डार्क मैटर। इस 90% में क्या आता है? डार्क मैटर आता है। डार्क मैटर क्या होता है ये भी बताएंगे आप लोगों को। तो इस तरीके से हमको केवल जो दिखाई दे रहा है, जो भी, वो सब इस 10% का हिस्सा है। हमारी गैलेक्सी का हमें 90% पार्ट दिखाई ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो 90% क्या होता है? डार्क मैटर होता है। अब ये तो था गैलेक्सी के बारे में। अब हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल और दूसरा डार्क मैटर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या होता है? सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में 1783 के अंदर बताया था। किसने? जॉन माइकल ने। जॉन माइकल ब्लैक होल के बारे में पहली बार बताने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था जॉन माइकल। ये बात कब की है? 1783 की। इसने बताया था कि भाई हमारे इस यूनिवर्स में कुछ, ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर लाइट पहुँच तो रही है लेकिन वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रही है। वो लाइट जो है वहीं पर आकर क्या हो जा रही है? ख़त्म। उससे आगे कुछ बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो कुछ ऐसा होने की आशंका जताई थी कि भाई ऐसा कोई ब्लैक होल है यहाँ पर। लेकिन काफ़ी पुरानी बातें थी, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो लोगों ने या दूसरे साइंटिस्टों ने इनकी बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी कि क्या बताइए अपने पास से कुछ बोल रहा है। लेकिन लोगों को यकीन तब हुआ जब 1972 के अंदर पहला ब्लैक होल खोजा गया जिसका नाम था सिग्नस X1। ये था पहले ब्लैक होल का नाम। ये था 1972 में खोजा गया ब्लैक होल। तब जाकर लोगों को यकीन हुआ था कि हाँ, हमारे इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कि जहाँ से कोई भी चीज़ वापस लौटकर नहीं आ सकती। जो भी इसमें जाएगा वो उसमें बिल्कुल हमेशा के लिए रह जाएगा। तो सिग्नस X1 ये है पहला खोजा जाने वाला ब्लैक होल। ठीक है। फिर माना ये हम किसी ब्लैक होल का डायग्राम बना रहे हैं। ये क्या है? मान लिया हमने एक ब्लैक होल है। ये क्या है? ब्लैक होल का आउटर पार्ट है ना। और ये क्या है? ब्लैक होल का केंद्र। ब्लैक होल के केंद्र को कहा जाता है सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट। सेंट्रल सिंगुलैरिटी पॉइंट के नाम से ब्लैक होल के केंद्र को जाना जाता है। और ये क्या है? ब्लैक होल की आउटर पार्ट है ना, बाह्य सीमा। इस बाह्य सीमा को कहा जाता है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन।
ये है ब्लैक होल की बाह्य सीमा का नाम, आउटर लेयर, बाह्य सीमा। ठीक है, आपसे पूछे कि वो कौन सी सीमा है जहाँ से कभी कोई लौटकर वापस आ नहीं सकता, तो वो कौन सी सीमा है? वो है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन ही एक ऐसी सीमा है जहाँ से कोई भी वस्तु लौटकर वापस नहीं आ सकती, यहाँ तक प्रकाश भी नहीं आ सकता। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड प्रकाश की है, तो प्रकाश भी इस ब्लैक होल से वापस नहीं आ सकता। बताया जाता है, जो ये आप लोगों में से कुछ ने सुना होगा, एक बरमुंडा ट्रायंगल है। ठीक है, जो कैरिबियन देश में वहाँ उसके पास है बरमुंडा ट्रायंगल। उस बरमुंडा ट्रायंगल से ऊपर से कोई भी पक्षी या कोई भी प्लेन नहीं उड़ता। आज तक बताया जाता है, अगर हिस्ट्री उठाते हैं, कि वहाँ से 3 प्लेन गए हैं और वो तीनों प्लेनों से कोई संपर्क नहीं हो पाया, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो जो ज्योतिषी वगैरह को मानता है, बोलते हैं कि वहाँ पर कोई दूसरी दुनिया हो सकती है, जो उसके ऊपर से कोई गुजर ही नहीं सकता, चाहे वो पक्षी क्यों न हो। लेकिन जो वैज्ञानिक मानते हैं, वो मानते हैं कि इस बरमुंडा ट्रायंगल है, यहाँ पर ऊपर कोई ना कोई छोटा मोटा ब्लैक होल है, जहाँ पर कोई भी चीज़ जाती है तो वो उसको वहीं पर निगल जाता है, वापस नहीं आता। तो इस तरीके से ब्लैक होल होता है। तो वो ब्लैक होल की जो बाह्य सीमा होती है ना, ये वाली, इस बाह्य सीमा को नाम दिया गया है इवेंट होराइजन। यहाँ से कोई भी वस्तु लौटकर वापस नहीं आ सकती, सूर्य का प्रकाश भी नहीं। ये हर चीज़ को क्या कर देता है, अपने अंदर निगल जाता है इस बाउंड्री से संपर्क में आने पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो ब्लैक होल है वो काम होता है। अब हमारे यूनिवर्स के अंदर ऐसे बहुत सारे बड़े भी और छोटे भी ब्लैक होल पाए जाते हैं। तो बताया जाता है कि यूनिवर्स में जो समय है ना, वो समय प्रत्येक जगह पर समान नहीं है, कहीं पर टाइम आगे है, कहीं पर पीछे। अगर पूछा जाए क्या ब्रह्मांड में समय बराबर है, तो जो टाइम है वो कहीं पर भी बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि समय जो होता है वो भी ब्लैक होल में आकर क्या हो जाता है, टाइम भी खत्म हो जाता है। टाइम यहाँ पर आकर ही क्या होता है, खत्म हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब जो ब्लैक होल नाम है, ये नाम जॉन व्हीलर के द्वारा दिया गया है। जो ब्लैक होल का नाम है ना, इसका नाम किसने दिया था? जॉन व्हीलर ने। खोज सबसे पहले बताया किसने था? इसने। सबसे पहला ब्लैक होल ये है, और इसको ब्लैक होल का नाम देने वाला कौन है? जॉन व्हीलर है। फिर ब्लैक होल के बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाया है वो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। भारत का ही साइंटिस्ट है। ब्लैक होल के बारे में जो आज तक सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाया है वो कौन है? चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। इसने किस तरीके से बताया कि भाई ब्लैक होल बनता कैसे है? इसने बताया कि जो स्टार होता है ना, उस स्टार के अंदर जो एनर्जी बनती है, उष्मा हीट बनती है, वो हीट बनने का एक रीजन होता है न्यूक्लियर फ्यूशन, नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूशन क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में बदलता है। फिर हाइड्रोजन जब पूरा हीलियम में बदल जाता है तो हीलियम धीरे धीरे कार्बन में बदल जाता है, और कार्बन फिर धीरे धीरे धातु में बदल जाता है, जैसे आयरन वगैरह, लोहा जिसे बोलते हैं। और इस तरीके से हाइड्रोजन ख़त्म होने के बाद वहाँ पर जो हीट होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, यानी उसका मरने का टाइम आ जाता है। तो इस तरीके से जब किसी तारे के अंदर न्यूक्लियर फ्यूशन ख़त्म हो जाए
तो वो अपने ग्रेविटेशन पावर को संभाल नहीं पाता, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिस कारण उस स्टार के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है, एक विस्फोट होता है। उसी विस्फोट को इसने क्या नाम दिया है? सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से किसी तारे के अंदर विस्फोट को जाना जाता है। फिर बताता है कि जब उसके अंदर विस्फोट हो जाता है और विस्फोट होने पर भी अगर वो तारा बच गया, उसका हाफ पार्ट ब्लास्ट होने से बच गया और हाफ ही ब्लास्ट हुआ है, तो उसने कहा है कि जो उसका बचा हुआ केंद्रीय भाग है ना, उस तारे का बचा हुआ जो केंद्रीय भाग होगा, उसका ग्रेविटेशन फोर्स फिर बढ़ने लग जाता है। अब बढ़ने लगा तो वो आसपास की चीज़ों को खींचने लग जाएगा, अपनी तरफ ऑब्जर्व करेगा, खींचेगा, और जैसे जैसे चीज़ें आएंगी और उससे चिपकेंगी तो उसका डेंसिटी तो बढ़ेगा, उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा उस केंद्रीय भाग का। उसका डेंसिटी बढ़ेगा। अब डेंसिटी बढ़ने पर क्या होगा? घनत्व बढ़ने पर क्या होगा? उसका अंदर का जो न्यूट्रॉन होगा वो बाहर आ जाएगा। डेंसिटी बढ़ेगा क्योंकि ग्रेविटेशन बढ़ रहा है, जिस कारण उसके अंदर का जो न्यूट्रॉन होगा ना वो बाहर आएगा। वो न्यूट्रॉन बाहर आने के बाद उस तारे के तेजी से क्या करने लग जाएगा? चक्कर लगाने लग जाएगा। जब किसी तारे के न्यूट्रॉन बाहर निकलकर उसके चारों तरफ तेजी से चक्कर लगाने लग जाएं, ऐसे तारे को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं, या क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन स्टार कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही तारे को नाम दिया गया है क्या? न्यूट्रॉन तारा। जब किसी तारे के न्यूट्रॉन घनत्व बढ़ने पर बाहर आ जाते हैं और उसके चारों तरफ तेजी से चक्कर लगाते हैं, ऐसे तारे को ही क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। अब न्यूट्रॉन तारे को एक और नाम दिया गया, न्यूट्रॉन तारा बोल दो, या फिर उसको आप पल्सर तारा भी कह सकते हो, पल्सर स्टार। ठीक है, न्यूट्रॉन तारे का ही दूसरा नाम है पल्सर तारा, क्योंकि ये तेजी से चक्कर लगाता है। फिर उसने कहा कि इस न्यूट्रॉन तारे का ही ग्रेविटेशन धीरे 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 बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो भी चीज़ आती है वो उसको फिर उस पर इतना हैवी हो जाता है कि उसको निकलने देता ही नहीं, उसको खा जाता है। तो वही न्यूट्रॉन तारा धीरे धीरे किस चीज़ में बदल जाता है? ब्लैक होल के अंदर बदल जाता है। तो कुछ इस तरीके से सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने क्या किया था, किस तरीके से ब्लैक होल बना इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। तो सबसे बेटर ब्लैक होल के बारे में बताने वाला कौन माना जाता है? अपना ही देश का साइंटिस्ट, जिसका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। फिर जो ब्लैक होल होता है, बताया जाता है 3 प्रकार के ब्लैक होल होते हैं। एक तो होता है स्टेलर मास ब्लैक होल, सेकंड होता है सुपर मैसिव ब्लैक होल, थर्ड होता है प्री मोर्डल ब्लैक होल। अब ये क्या होते हैं? जो स्टेलर मास ब्लैक होल होते हैं, ये होते हैं भाई सूर्य के आकार के। जो ब्लैक होल सूर्य के साइज के हैं या फिर सूर्य से कुछ बड़े हैं, वो किस में काउंट होते हैं? स्टेलर मास के अंदर। सुपरमेसिव ब्लैक होल कौन से होते हैं? ये होते हैं बहुत बड़े ब्लैक होल, बहुत बड़े, या फिर कह सकते हो
जो गैलेक्सी के केंद्र में बनते हैं, ठीक है। या फिर वो कहोगे आप जो ब्लैक होल अत्यधिक बड़े होते हैं, जो गैलेक्सियों के केंद्र में जिनका निर्माण होता है, वो कौन से ब्लैक होल होते हैं? ब्लैक होल होते हैं सुपरमेसिव, ठीक है। जैसे हम अपना बताया था ना सैजिटेरियस ए, वो कैसा ब्लैक होल था? वो सुपरमेसिव टाइप का था। फिर प्रीमोर्डल, ये कौन होते हैं? जो सूर्य से आकार में छोटे होते हैं, सूर्य से आकार में, साइज में छोटे, आकार में जो छोटे होंगे सन से, वो कहलाते हैं प्रीमोर्डल ब्लैक होल। तो इस तरीके से ये क्या था? ये ब्लैक होल है, उसके बारे में ये सब बातें बताई जाती हैं। क्लियर है? अब ब्लैक होल से अलग एक नाम और आया है, किसका? डार्क मैटर। कि भाई डार्क मैटर होता क्या है? डार्क मैटर क्या होता है? भाई डार्क मैटर की जो खोज है वो 1933 के अंदर वो की थी फ्रिट्ज जविकी ने, अमेरिका का था। इस साइंटिस्ट ने की थी किसकी खोज? डार्क मैटर। इसको कैसे पता लगा? ये गैलेक्सी के बारे में स्टडी कर रहा था। उस गैलेक्सी का नाम था भाई कोमा। क्या नाम था उस गैलेक्सी का? कोमा, ये नाम था भाई उस गैलेक्सी का। तब इसको ऐसा महसूस हुआ कि लाइट हो या कोई भी चीज़ है, वो एक लिमिट तक आ रहा है, लेकिन उसके बाद वो दिखाई ही नहीं दे रहा। उसको रास्ते में कोई ना कोई चीज़ उसके सामने ऐसी आ रही है जो उसको या तो खा रही है या उसको दिखाई ही नहीं देने लग रही, उसको दिखाई नहीं देने देती, उसको रिफ्लेक्ट ही नहीं करती, खा जाती है, ऑब्जर्व कर जाती है। तो स्टार्टिंग में जब इसने लोगों के बारे में या कुछ साइंटिस्टों के बारे में अपना ये मत रखा, उनको बताया, तो उनको लगा कि भाई ये ब्लैक होल ही होगा। लेकिन इसने कहा कि नहीं, ब्लैक होल अलग चीज़ होती है और डार्क मैटर अलग चीज़ होती है। हाँ, आप ये मान सकते हो कि भाई जो ब्लैक होल बनते हैं ना, तो ब्लैक होल बनने से पहले की जो कंडीशन होती है वो क्या पता भाई, शायद डार्क मैटर होती है। स्टार्टिंग में डार्क मैटर होते हैं, फिर वो डार्क मैटर इकट्ठे होते जाते हैं और ब्लैक होल में बदल जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ साइंटिस्टों का मानना ये भी है। तो इसने बताया था कि भाई ये होते हैं डार्क मैटर। फिर इसने बताया कि कुछ गैलेक्सियां तो ऐसी हैं जहां पर 100% क्या होता है? डार्क मैटर होता है, और कुछ गैलेक्सियां ऐसी हैं जहां पर डार्क मैटर होता ही नहीं। जो डार्क मैटर है होता ही नहीं। जिन गैलेक्सियों में 100% डार्क मैटर होता है, उन गैलेक्सियों को कहा जाता है विर्गो। क्या कहते हैं? विर्गो। और जिन गैलेक्सियों के अंदर डार्क मैटर होता ही नहीं बिल्कुल भी, उनको कहा जाता है ग्लोबुलर। ग्लोबुलर याद रखना, जिन गैलेक्सियों में डार्क मैटर ही होता है वो गैलेक्सियां क्या कहलाती हैं? विर्गो। और जहां पर डार्क मैटर 1% भी नहीं होता, ऐसी गैलेक्सियों को क्या कहा जाता है? ग्लोबुलर कहा जाता है। अब जिन गैलेक्सियों में 100% ही डार्क मैटर होता है, तो वो गैलेक्सियां हमको दिखाई ही नहीं देती।
लेकिन भाई आजकल तो टेक्नोलॉजी आने लग गई, हो सकता है आने वाले कुछ समय में जो ब्लैक होल है उसको देखा भी जा सके। ऐसे ऐसे कैमरा, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जैसे हबल टेलीस्कोप ही है, जिससे हमको पता लगा कि आज भी हमारे इस यूनिवर्स का लगातार विकास हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है ब्लैक होल और क्या होता है डार्क मैटर, इसको कुछ इस तरीके से बताया गया है। तो आज के लिए हमारी जो एक क्लासेस रही है वो गैलेक्सी इनके ही बेस पर रही है कि गैलेक्सी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कि यूनिवर्स जो बना है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, आज की क्लास हमारी ख़त्म हुई। अपनी आने वाली क्लासेस के बारे में आपको पता लगता रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। ओके, थैंक यू।